नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 7 की बुक का चैप्टर नंबर 8 बाजार में एक कमीज़, जिसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम पढ़ चुके थे बेटा। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ कि किस तरीके से एक कमीज़ के सफ़र के बारे में यहाँ चर्चा चल रही थी कि स्वप्ना नामक छोटी किसान के द्वारा कपास उगाने से लगाकर बुनकरों द्वारा कपड़े बुनने से लगाकर व्यापारियों द्वारा उस कपड़े को सिलवाना दर्जियों के द्वारा और फिर उस कपड़े को विदेशों में निर्यात करना के बारे में हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था किस तरीके से कौन कितना मुनाफा कमाता है कि जो स्वप्ना है जो 4 महीने मेहनत करने पे 3,000 रुपये कमाती है, यानी कि उसके 1 महीने का टोटल कमाई है 750 रुपये। उसके बाद जो बुनकर होते हैं वो बेचारे पूरे पर परिवार बुनाई करता है, दिन भर के 12 घंटे उन्हें बुनने में लगते हैं और पूरे परिवार मिलकर 3,500 रुपये कमाता है 1 महीने का। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सदस्य के हिस्से कितना रुपया आता है। फिर वो बुनकरों द्वारा कपड़ा बनाने के बाद वह कपड़ा दर्जी को दिया जाता है, दर्जी उसे सिलता है, दर्जी उससे सिलने के महीने के सिर्फ 3,000 रुपये कमाता है। और जो बटन टांगने वाली है या सूत काटने वाली इन महिलाओं को केवल 1,500 रुपये की प्राप्ति होती है। इन लोगों का ये मोटो होता है कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना और कम से कम मजदूरी उनको देना होता है। और फिर वही कमीज यहाँ से निर्यात जब किया जाता है तो जो अमेरिका वाले और यूरोप वाले जो व्यापारी है वो हमारे भारतीयों से 300 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से कमीज़ को खरीदते हैं और वहाँ उनके देश में वह 1,800 रुपये प्रति के हिसाब से बेची जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है उन कमीज़ के दाम में कि यहाँ वो केवल 300 रुपये में बेची जा रही है और वही कमीज़ यहाँ से वे अमेरिका और यूरोप के व्यापारी खरीद कर लेके जाके और अपने देश में 1,800 रुपये में बेच रहे और उन्हें कितना मुनाफा हो रहा है और हम कितने नुकसान में हैं। इस बारे में चर्चा की थी हमने। अब पाठ के आगे हमने जहाँ ख़त्म किया था हम वहीं से शुरू करेंगे कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला कौन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। देखिए बेटा, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपर मार्केटिंग के खरीदार से जोड़ देती हैं। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ ने खरीदने बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। देखिए आगे, तो बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिकतम मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। क्यों? क्योंकि देखिएगा बेटा, मैंने अभी इससे पहले वाले भाग में बताया था आपको, कल के वीडियो में बताया था कि जो विदेशी व्यवसायी थे उनको हमारे जो भारत के निर्यातक थे उन निर्यातकों ने 300 रुपये में शर्ट बेचा और उन्होंने अपने वहाँ पे 1,800 रुपये में बेचा। तो उनका नेट प्रॉफिट टोटल 900 रुपये था। 900 रुपये उनका खर्चा हो गया, रखने का, विज्ञापन का, सबका मिला के 900 रुपये उनका खर्चा हो गया था। तो उनका मुनाफा कितना था? 900 रुपये। 1,800 में से 900 घटा दिया तो बचा कितना? 900। यानी व्यवसायी का तो जो विदेशी व्यवसायी था उसका 900 रुपये मुनाफा हुआ, लेकिन जो अपना वस्त्र निर्यातक था उसने उन्हें 300 रुपये में बेचा, लेकिन उनका खर्चा 150 रुपये का था तो उसने 150 रुपये कमाया। नेट प्रॉफिट उसका 150 रुपये था। तो दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूर्ति लायक ही कमा सके। जो कामगार थे जैसे कि
मैंने बताया था आपको, बुनकर थे या दर्जी थे, उनको 3,000 या 3,500 रुपये ही मिल पाते थे, तो मुश्किल से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने जितना ही खर्चा वो निकाल पाए। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और जरोड़ के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। व्यवसायी और व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई बहुत कम हुई। निर्यातक यानी निर्यात करने वालों को बहुत ही कम मात्रा में कमाई हुई। इस तरह बाजार से सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएगा तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? एक और बाजार लोगों को कम काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, खुद के बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनसे ऋण उधार के लिए, जैसे छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसी दानन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसे वस्त्रों के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इन निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे कि उत्पादक जितने भी है वो सारे मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों की दृढ़ता से पालन करें। अंतिम अध्याय में हमें पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन हमने इस चैप्टर में पढ़ा किस तरीके से गरीबों का, किस तरीके से उत्पादकों का, बुनकरों का और कामगारों का शोषण हुआ इसके अंतर्गत, और किसने सबसे ज़्यादा कमाई की और किन कारणों से हमारा ये भारतवर्ष पिछड़ रहा है। इस दया के कारण ही पिछड़ रहा है कि वे लोग जो हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कम कीमतों में अपना सामान निर्यात कर देते हैं, और वे जिनको निर्यात किया जाता है वे उनको ऊंचे दामों में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। और इसी की जगह अगर हम भारतवासियों को अगर कोई चीज़ आयात करनी होती है तो हमें उन्हें ऊंचे दामों में उन चीज़ों को आयात करना पड़ता है। तो इसी अंतर की वजह से हमारा भारत पिछड़ रहा है, जिसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ना तो भारत से कोई चीज़ निर्यात की जाए, ना कोई चीज़ आयात की जाए। और हम भारतवासियों से भी बार बार गुहार कर रहे हैं कि हम भारत के बने हुए प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट ही खरीदें, ताकि भारत का माल भारत में ही रहे, भारत के पैसे भारत में ही सुरक्षित रहे, भारत के पैसों को विदेशों में देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ हम कुछ जो शब्द संकलन ग्रॉसरी है उसके ऊपर देखने हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला शब्द है जिनिंग मिल। जिनिंग मिल से तात्पर्य वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज में से जो बीज है ना वो अलग कर दिए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं और जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं उन्हें जिनिंग मिल कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि रुई जब तैयार होती है तो रुई को जब चुना जाता है खेतों में तो उसके अंदर कुछ काले काले उनके बीज होते हैं। उन बीजों को अलग करने के लिए इन जिनिंग मिलों का प्रयोग किया जाता है, जो कि इन बीजों को अलग कर देते हैं। फिर साफ रुई का गट्ठर बना लिया जाता है और फिर साफ रुई को बेच दिया जाता है धागा बनाने के लिए। निर्यातक शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है, उसे निर्यातक कहा जाता है।
और मुनाफा शब्द का अर्थ होता है लाभ, जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्चा यानी जितना भी अपना खर्चा हुआ उसको उस आमदनी में से घटा दिया जाए, तो बाद में जो बचने वाली लाभ की जो राशि है उस राशि को मुनाफा या लाभ कहा जाता है। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हैं, समझ में आया, जितना कमाया आपने, जितना कमाया उससे ज़्यादा हमारा खर्चा है तो हमें घाटा होता है, मुनाफा नहीं होता है। समझ में आ गया। इसके अलावा हमने पावरलूम शब्द का प्रयोग किया। पावरलूम शब्द का अर्थ होता है कि वे करघे जो लाइट से चलते हैं, बिजली के माध्यम से चलते हैं, उन्हें पावरलूम कहा जाता है। इसके अलावा हमने दानन व्यवस्था प्रयोग में ली कि दानन व्यवस्था का मतलब होता है कि जो बुनकर होते हैं उन बुनकरों को ऑर्डर के माध्यम से सूत दे दिया जाता है कि हमें इस तरह का कपड़ा बनाना है, हमारे इस तरह के कपड़े की डिमांड है, और बुनकरों को बताया जाता है कि तुम्हें इस तरह का कपड़ा बनाना है, सूत दे दिया जाता है उन्हें, बुनकर वो कपड़ा तैयार करते हैं। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि उनका कपड़ा खरीदने वाले ग्राहक कौन हैं और वो कितने दामों में उन कपड़े को बेचेंगे व्यापारी। वो व्यापारी केवल उन्हें बुनने का जो मेहनताना होता है वही देता है, जो कि उनके लिए बहुत कम होता है। इस व्यवस्था को दानन व्यवस्था कहा गया। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से प्रारंभ करेंगे।